हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी एंड सेकंड चैप्टर था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन या वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट। दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट कहिए या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहिए, दोनों नाम सेम ही है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट। अब इसमें अगर 10th में देखेंगे तो आप एडवांस या इंटरमीडिएट की बात हो रही है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो 10th में जो आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट यानी कि एडवांस लेवल का पढ़ना है। जो बेसिक के बाद जो चीज़ें आती है वो चीज़ें आपको 10th में पढ़ना है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो 9 में पढ़ना है। जो 9 का चैप्टर देखेंगे तो उसमें सेम चैप्टर रहेगा, बस उसमें लिखा रहता है स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बेसिक, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, इस प्रकार का रहता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में आपको टोटल 12 सेशन दिए गए हैं। इस 12 सेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेशन है आपका यूज ऑटो सम इन सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइड एंड हाइड फ्रीज रो एंड कॉलम्स, सेट पेज ब्रेक्स, सेट पेज लेआउट, मैनेज वर्कशीट व्यू, अप्लाई सेल एंड पेज रेंज नेम, create, modify and format chart, sort and filter data, calculate data across worksheet, using multiple workbook and linking cells, sharing worksheet data। इन 12 सेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वर्क इसमें जो हम स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं, स्प्रेडशीट क्यों यूज होता है मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। स्प्रेडशीट क्या होता है, जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डेटा बनाना चाहते हैं, वैल्यू की डेटा बनाना चाहते हैं और उसको एक ऑर्गेनाइज वे में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट में सारी जो डेटा होती है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होती है, और रो और कॉलम को मिलाकर आपको एक सेल बना देते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो हम इंटरमीडिएट की बात करने से पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको बेसिक के बारे में। आपने ये सारी चीज़ें पिछले बेसिक के बारे में पिछले आप क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसमें आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको फिर से याद हो जाए। तो लेट्स मूव ऑन एक्सेल शीट। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एक्सेल शीट। अगर आप न्यू एक्सेल शीट ओपन करना है तो आप स्टार्ट में जाते हैं, आपके इसी प्रोग्राम में मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर यहाँ पर आपका नहीं है तो आप ऑल प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पैकेज। उस पैकेज पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 मेरा वर्जन है, इससे लेटेस्ट का वर्जन भी आ चुका है। जब आप न्यू एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो इसमें कंपोनेंट ऑफ एक्सेल क्या क्या होता है, जो आपका एमएस वर्ड में हो वो सेम कंपोनेंट आपको रहते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक चेंज होता है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट ऊपर आपका दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा रहता है बुक 1, उसके बगल में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें आपको जरूर दिखेगी। यहाँ पर कुछ लिखा रहता है, उसके बगल में कुछ लिखा रहता है। तो जो यहाँ पर लिखा रहता है वो समझिए कि आपका फाइल नेम है, यानी कि ये जो फाइल आप एक्सेल खोले हुए हैं उसका क्या नेम है। और उसके बगल में लिखा रहता है एप्लीकेशन कौन सा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एप्लीकेशन है। अगर मान लीजिए वर्ड का रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर लिब्रे ऑफिस का आपका राइटर रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर लिब्रे ऑफिस का कैल रहेगा तो लिखा रहेगा लिब्रे ऑफिस कैल। अब ये बुक 1 क्या है, बुक 1 मैंने बताया कि फाइल नेम होता है। अगर आप पहली बार शीट को ओपन कर रहे हैं या एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो यह आपको बुक 1 दिखाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि आपने अभी फाइल को ओपन नहीं किया, सेव नहीं किया। और अगर आप बिना सेव किए ही एक और आप
आपको एक और न्यू पेज ओपन कर रहे हैं, जैसे मैं दबाता हूँ Ctrl+N, तो एक और हमारा देखिए बुक 2 आ जाएगा। फिर हम एक बार और न्यू पेज लेंगे तो बुक 3 आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस रहेगा अगर बिना सेव आप करते हैं तो सेव कर लेंगे तो जो नाम से सेव करेंगे फाइल को वो नेम यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर आप राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये तीनों को कंट्रोल बटन बोला जाता है। एक है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, और ये है क्लोज। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये है ऑफिस। अगर 2007 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये ऑफिस बटन दिखेगा। इसके बाद वाले वर्जन में यहाँ पर फाइल रहता है इस ऑफिस बटन की जगह पर। यहाँ पर ये है क्विक एक्सेस टूल बार, इसके नीचे आता है मेन्यू बार, इसके ठीक नीचे आता है आपका रिबन। इस पूरे सेशन को हम लोग बोलते हैं रिबन। अब जिस मेन्यू में आपके जो भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं इसको टैब बोला जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू और व्यू, ये सारे मेन्यू होते हैं। इसको एक सेशन को हम होम है होम टैब बोलेंगे। अब जिस टैब पर आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सारी जो इसमें वर्क होती है, जैसे पेज लेआउट के सारे जो फंक्शन होते हैं वो छोटे छोटे आइकॉन के रूप में आपको रिबन के अंदर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मेनू के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर हेल्प के लिए दिया गया है और यहाँ पर फिर से 3 कंट्रोल बटन दिया गया है। ये 3 कंट्रोल बटन आपकी ये सीट के कंट्रोल बटन है, ना कि एप्लीकेशन के। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका सीट है वो देखिए मिनिमाइज हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देख पा रहे हैं। देखिए ये बड़ा हो गया। अगर मैं इसको रीस्टोर करूँगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर मिनिमाइज करूँगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो मेरा एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है बल्कि मेरा सेट आपका छोटा बड़ा या फिर कट कट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर चीज़ें जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या रहता है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर आपने माउस कर्सर को क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, जहाँ भी क्लिक करेंगे तो उस सेल का पर्टिकुलर सेल का क्या नाम है वो आपको इस नेम बॉक्स में दिखाता है। अब उसके बाद आता है इसमें आपका फंक्शन रहता है और इसको बोला जाता है आपको फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है, यानी कि आप जो भी सेल में फॉर्मूला लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसके बाद आते हैं ये आपका रो है, जो सीधी है आपको रो बोला जाता है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको आपको रो बोला जाता है, जो आपका वर्टिकल है उसको कॉलम बोला जाता है। यानी कि ABCD आप जो देख रहे हैं ये कॉलम को डिनोट करता है, जो 1 2 3 4 5 है वो आपको रो को डिनोट करता है। तो इसके बाद आता है कि मैंने पहले बताया कि इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट सेल है आपके। अब जिस सेल पर आप क्लिक करेंगे तो वो देखेंगे उस सेल के चारों ओर आपका बॉर्डर टाइप का दिख रहा है, डार्क बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक कलर का। इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब जिस सेल में आपका कर्सर क्लिक है उस पर आप वर्क कर रहे हैं, उस सेल में वर्क कर रहे हैं, उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि अगर वर्ड आप ले रहे हैं, वर्ड में आपको न्यू पेज चाहिए होता है तो आप नया पेज ओपन करते हैं, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में ही आपको सीट प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि इस सीट पर आपने काम कर लिया, एक और पेज आपको चाहिए तो आपको पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से दूसरे सीट में काम कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आपका दिया गया है। आप इससे चाहेंगे 10 12 15 जितने चाहें, आवश्यकता अनुसार आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे इंसर्ट सीट तो आपका ये बढ़ता जाएगा। आप इस सीट का नेम चेंज भी कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव अप, कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट, टैब कलर, हाइड, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। अगर इस सीट को आप चाहते हैं डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। एक नया सीट डालना चाहते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। इसको मूव कराना चाहते हैं या कॉपी पेस्ट, सेम आप जो इसमें कंटेंट रखे चाहते हैं कि ये जो इसी की एक और कॉपी बने तो मूव अप कॉपी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये आपका स्क्रॉल बार है आपका, इससे आप पेज को पूरी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये सीट आपका बहुत बड़ा होता है
अगर आप बात करें तो इधर आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है, ये भी स्क्रॉल बार है। इसके नीचे आएंगे तो आपको ये बोला जाता है जूम एरिया। इससे आपको जूम मतलब पेज को छोटा करना होगा तो आप देख सकते हैं ये छोटा हो रहा है। यहाँ से पेज को अगर बड़ा करके देखना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 आता है, ये आपको रिकमेंडेड किया जाता है। आप अपने अनुसार पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर पेज लेआउट रहता है, ये यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल है, ये पेज लेआउट ऑप्शन है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। और यहाँ पर आपका आता है, अगर इस कोई भी वर्ड लिखेंगे, एक मिनट, ये रेडी मतलब कि ये एक्टिव सेल के बारे में बता रहा है कि जिस सेल में आप क्लिक करेंगे यानी कि वो काम करने के लिए आपको रेडी है। और इंटर आप मतलब मान लीजिए कि कोई भी आपने फॉर्मूला डाल दिया, अब फॉर्मूला डालने के बाद ये बोलेगा कि आप इंटर करिए, ठीक है, तो ये रहा, फिर रेडी कर दिया, यानी कि ये आपका एक्टिव सेल आपको रेडी है वर्क करने के लिए। तो ये कंपोनेंट ऑफ विंडो है, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं, हम लोग बुक पर चलते हैं। फर्स्ट हमारा है यूज ऑटोसम इन सेल। तो यूज ऑटोसम से पहले आपको मैं कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ कि इसमें सम कैसे करेंगे, या फिर आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ ऐड करना है, कोई अंक है जो ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 23 है, ये 43 है। तो इसके 3 तरीके होते हैं ऐड करने के। या तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो नंबर आप टाइप करेंगे कॉलम में, वो आपके राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। अगर कोई आप अल्फ़ाबेट टाइप कर रहे हैं तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा। इसको बोला जाता है, आपको लेवल बोला जाता है। जो भी टेस्ट होता है, टेस्ट को हम लोग लेवल बोलते हैं, और इसको वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टेस्ट को तो ऐड नहीं करते हैं, टेस्ट किसी चीज़ को लिखने के लिए काम आता है। तो इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये 3 हमारा अंक है, 12, 23, 43, अब इसको इस सेल में हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना होता है। फॉर्मूला आपका जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल में। अगर आप बिना इक्वल लगाए कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपका एज अ टेस्ट काम करेगा, लेवल काम करेगा, नहीं कि फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का मान लीजिए इक्वल आपने दबा दिया, लेकिन उसके पहले कुछ लेटर लिख दिए या फिर नंबर लिख दिए, तो वो एज ए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला के पहले कुछ इक्वल के पहले आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना तो लेटर होना चाहिए, ना फिर आपका वर्ड होना चाहिए, ना ही कोई नंबर होना चाहिए। इक्वल के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम जो भी चीज़ें लिखते हैं। अब इक्वल डालने के बाद आप मान लीजिए ये 3 अंक हमको ऐड करना है, तो इसके तो या तो सिंपल तरीका है, आप क्या करें, आप देख ले कि इस सेल का पार्टिकुलर एड्रेस क्या है, ठीक है। तो इस सेल का पार्टिकुलर एड्रेस हम जानने के लिए क्या करते हैं, हम कॉलम का पहले देखते हैं, कॉलम क्या है तो सी है, इसके ऊपर क्या है सी है, और इसके सामने क्या है 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। ये सेल हो गया, सॉरी, ये एक जिसमें हम क्लिक करते हैं वो तो एक सब ये सेल है, इंटरसेक्शन ऑफ रो इज कॉल्ड सेल। लेकिन अब ये जो हमारा वैल्यू है वो किस सेल में है, ये आपको बताता है सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कैसे देखते हैं, मैंने बता दिया। आप कॉलम का अंक देखेंगे, कॉलम में क्या है, आप सॉरी कॉलम का अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट आपका है सी। उसके बाद वैल्यू देखेंगे, इसके रो के वैल्यू क्या है तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा C2, ठीक है। फिर दबाएंगे प्लस, इसके बाद क्या है, फिर इसका सेल एड्रेस 23 के वैल्यू का क्या आपका सेल एड्रेस है तो D3 है, फिर दबाएंगे प्लस, सॉरी D2 है, फिर दबाएंगे प्लस। फिर इसके बाद देखेंगे ये तीसरे वाले का क्या सेल एड्रेस है, तो इसका है E2, तो दबाएंगे E2 और फिर करेंगे इक्वल, ये ऐड होकर आपको दिखा देगा। ये पहला तरीका। अब
आप नहीं चाहते कि बार बार मैं ये चेक करूं कि इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस क्या है, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप इक्वल सिंपली दबाएंगे और आपको बस क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे, उस सेल में क्लिक करेंगे जिसमें वैल्यू है, तो वो आपका सेल एड्रेस ऑटोमेटिक आपका ऐड करके दे देगा। ठीक है, ये देखिए। फिर आप बस प्लस दबाएंगे, फिर आप दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे तो उसका भी आपका सेल एड्रेस आएगा। फिर आप प्लस करेंगे, फिर तीसरे में दबाएंगे तो उसका भी सेल एड्रेस आ जाएगा। फिर सिंपली इंटर करेंगे तो आपका ऐड होकर आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं। या फिर इससे भी आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, बस सिंपली इक्वल दबाएंगे और इसका एक फंक्शन आता है। तो फंक्शन क्या है, तो एक फंक्शन है सम। आपको कुछ फंक्शन आपको याद रखने होंगे। ऐड करना है तो ऐड के लिए आपको यूज किया जाता है सम का फंक्शन। अगर आप यूज करना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई के लिए आपको मल्टीप्लाई के लिए कोई फंक्शन नहीं है। एवरेज के लिए है, एवरेज निकालना होगा तो एवरेज आपका फंक्शन है। मिनिमम कोई नंबर आपको, मान लीजिए कि आप 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में निकालना चाहते हैं कि मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया है, तो वो आप मिनिमम्स निकालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सब आपका फंक्शन है। फंक्शन के अलावा एक और चीज़ आपको जाननी होती है, वो होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, जो भी आप ऐड करने के लिए आप प्लस का यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्रॉस सिंबल एक्स टाइप का होता है उसको यूज करते हैं। डिवाइड के लिए आपका सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल आपको ऑपरेटर बोले जाते हैं एक्सेल में। तो सम के लिए तो प्लस हम दबाते हैं, मैंने दिखाया। माइनस के लिए माइनस, कुछ घटाना हुआ तो माइनस का सिंबल हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में अगर आप कोई मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार यूज किया जाता है। मैं अभी दिखाऊंगा, पहले मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऐड करना होगा तो इक्वल के बाद सम, सम आपका एक फंक्शन हो गया। उसके बाद हम एक ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाद हम पहला नंबर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे इसमें उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। ये इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम देंगे कॉलम, इसको कॉलम बोला जाता है। अब इसके बाद हम बीच वाले को छोड़ देंगे, यानी कि अब इसके सबसे लास्ट जो अंक को हम ऐड करना होगा उसके हम सेल को, सेल एड्रेस को इनपुट कराएंगे। तो सेल एड्रेस को इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए C2 और E2 ये तीनों एक बार ही सेलेक्ट हो गया। अब देखिए ये तीनों जो सेलेक्ट है इसको बोला जाता है रेंज ऑफ सेल, यानी कि ये C2 से लेकर E2 तक सेलेक्टेड हो गया, ये तीनों को बोलेंगे रेंज ऑफ सेल। अब इसके बाद ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और करेंगे इंटर। देखिए सिंपली ऐड हो गया। आपको बार बार प्लस दबाने की ज़रूरत नहीं है और बार बार सेल को सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तरीका है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े डेटा पर काम कर रहे हैं तो आपको बार बार प्लस और सेलेक्ट करने में आपको परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है सम का। अब मान लीजिए कि आपको बहुत 50-60 बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं, मार्क्स को ऐड कर रहे हैं, तब क्या करेंगे। तो मैं कुछ वैल्यू इनपुट करा ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ तो मैंने फॉर्मूला चलाया। फॉर्मूला हमारा क्या था, पूरा, इस पूरे को फॉर्मूला बोलेंगे। और ये जो सम हम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या इसमें क्या हमारा फंक्शन लगा है या फॉर्मूला लगा है, हम चेक करने के लिए सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक दबाएंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है, फिर एंटर करेंगे तो ये ऐड करके हमको दिखाई देगा। तो ये अब क्या करना है, मान लीजिए अब इस रो को हमको ऐड करना है, ये तीसरे रो को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, बार बार हम फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बार बार फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बहुत पेचीदा होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। इसलिए आपका एक्सेल एक सिंपल तरीका प्रोवाइड करता है कि या आप क्या करिए, जैसे ही आपका एक्टिव सेल देखेंगे तो एक्टिव सेल के इधर एकदम कोने पर आपको नीचे एक रेक्टेंगल दिखाई देता है छोटा सा। उस रेक्टेंगुलर पर माउस को ले जाएंगे तो ये प्लस साइन बन जाएगा। प्लस साइन जैसे ही बनेगा आप माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और ड्रैग करेंगे, ड्रैग कर कर नीचे ले आएंगे। तो जैसे ही देखेंगे कि आप जैसे ड्रैग करके नीचे ले आए, ये दोनों आपका जो बाकी रो था वो ऐड करके दिखा दिया। ठीक है, इस
जैसे ये बन रहा है इसको हम लोग फिल हैंडल भी बोलते हैं। तो फील्ड हैंडल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा 50 बच्चों का भी रहेगा तो हम एक ही बार फॉर्मूला पर डालेंगे और ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके नीचे ले आएंगे फील्ड हैंडल से, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अब ये जो ऐड हो रहा है ये कैसे ऐड हो जा रहा है, देखिए मैंने तो फॉर्मूला में क्या डाला था, सम C2 और E2 डाला था, ये C2 था और E2 मैंने बस ये दोनों का सेल को इनपुट कराया था। अब ये इसके बाद ये मैंने जैसे ही नीचे किया तो ये सारे ऐड दोनों बाकी जो दोनों आपके रो थे उसके भी नंबर्स आपको ऐड करके दिखा दिया गया। तो सम तो मुझे समझ में, इक्वल तो आपको नेसेसरी है। सम आपका फंक्शन हो गया, लेकिन मैंने इसमें C2 और E2 डाला था। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये इसमें C2 और E2 है, लेकिन जब इसका हम देखेंगे फॉर्मूला इसमें C3 और E3 आ गया है। तो मैंने ड्रैग जो किया था C3 E3 तो नहीं किया था, मैंने क्या किया था, ड्रैग C2 और E2 को किया था। तो जैसे ही आप ड्रैग करते हैं कोई भी फॉर्मूला को तो वो क्या करता है कि उसके सामने वाले को, यानी कि यहाँ पर C2 था और यहाँ पर E2 था, जैसे ही नीचे ले आएंगे, नीचे लेते आएंगे तो ये उस सेल के उसके उस पार्टिकुलर सेल के एड्रेस को ऑटोमेटिक इनपुट करा लेता है। ठीक है, अब जैसे इस सॉरी इंटर करेंगे, अब इसमें देखेंगे तो इसका सेल एड्रेस इसका क्या था, C4 है और इसका E4 है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, इसके सामने वाले ड्रैग करते जाएंगे तो इसके सामने वाले को क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेल एड्रेस को इनपुट करा लेता है। ये इसका एक बहुत बढ़िया फीचर है एक्सेल। अब ये जो आप ड्रैग कर रहे हैं फिल हैंडल के द्वारा नीचे ले आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि सेल जो रेफरेंस होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, और ये जो आप कर रहे हैं फिल हैंडल कर रहे हैं उसके बाद ऑटोमेटिक जो इस जो अंक है दूसरे रो का उसके अनुसार सेल एड्रेस ले रहा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के द्वारा ही ये आपको ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको ऐड नहीं करना था, हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 12 मैंने क्लिक कर लिया, अब ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस आ गया। अब मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर आप एक्स नहीं दबाएंगे, जो एक्स का सिंबल आपका मल्टीप्लाई का होता है वो यूज नहीं होता है कंप्यूटर में। यहाँ पे यूज होता है आपका 8 के ऊपर आपका एक स्टार बना रहता है, जो कि शिफ्ट के साथ आप यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो स्टार आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस ऑपरेटर का मतलब ये सिंबल, तो ये सारे सिंबल जो ऐड के लिए डिनोट किए गए हैं, माइनस के लिए डिनोट किए गए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए डिनोट किए गए हैं, तो इस सबको ऑपरेटर बोला जाता है एक्सेल। तो इसका हम यूज करेंगे। अब फिर हम इसको लेंगे, फिर स्टार दबाएंगे, फिर थर्ड को लेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमको क्या करना था, हमको इससे इससे क्या करना था, डिवाइड करना था, इक्वल करेंगे। ठीक है, 23। अब डिवाइड के लिए आपको डिवाइड का जो नॉर्मली आप कॉपी पर सिंबल लिखते हैं यहाँ नहीं आते, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश आप यूज करते हैं, ये वाला। अब फिर हम दूसरा वाला अंक लेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेटर हम यूज करते हैं डिवाइड के लिए। मल्टीप्लाई देख लिया, डिवाइड देख लिया, प्लस आपने देख लिया। अगर मान लो हमको माइनस करना होगा तब क्या करेंगे, तो इक्वल दबाएंगे, फिर सेल, मान लीजिए हमको 23 से 12 घटाना है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेल एड्रेस आपका आ जाएगा। फिर आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ, प्लस के बगल में ही आपका ऑप्शन रहता है अंडरस्कोर भी उसको बोला जाता है, माइनस आप वहाँ से लेंगे, आपको शिफ्ट के साथ नहीं दबाना है, सिंपली दबाना है। प्लस के बगल में जीरो के बाद में रहता है, उसको दबाएंगे और फिर जिसको घटाना है उसका सेल चूज करेंगे, तो सेल एड्रेस आपका आ जाएगा, इंटर करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका ऑपरेटर यूज करते हैं। प्लस और माइनस आपका सेम है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं, डिवाइड के लिए आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऑटो सम के बाद हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर का फर्स्ट सेशन है आपका ऑटो सम इन सेल। तो
ऑटो सम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा है 45, 26, 83, मैं कुछ और अंक ले लेता हूँ। 46, 79, 12, 42, फिर 57, फिर 96। ये मैंने 3 रो में आपके डेटा को फिल कर लिया है। अब ऑटो सम क्या होता है, मैंने 2 तरीके आपको बताए ऐड करने के, 3 तरीके बताए। या तो आप इक्वल डालिए और सेल एड्रेस को देखिए कि इसका सेल, इस सेल का पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या है, उसको इनपुट कराइए, लिखिए, टाइप करिए और प्लस करिए। फिर इस तरह लगातार जितना भी आप करते जाइए। ये बहुत आपको लेंदी प्रोसेस लग रहा है। इसके बाद मैंने उससे भी सिंपल बताया कि आपको सेल एड्रेस चेक नहीं करना कि इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस क्या है। आप सिंपली सेलेक्ट करिए और प्लस दबाइए। वो भी थोड़ा मतलब लेंदी था। अगर लॉन्ग आपका डेटा पर काम कर रहे हैं, बड़े डेटा पर काम कर रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद मैंने फार्मूला बताया। इसका फार्मूला आपका होता है इक्वल सम, उसके बाद फर्स्ट आप डालते हैं, उसके बाद लास्ट डालते हैं। तो सेल ऑफ रेंज आपको जितना भी यहाँ से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का जो रहेगा वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं, इनको इंटर करते हैं। अब ऑटो सम एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि कुछ नहीं करने का मतलब क्या है कि आप जैसे कि इक्वल दबा रहे थे, सम दबा रहे थे, फिर उसके बाद फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर रहे थे, कॉलम दबा रहे थे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको बस जहाँ पर ऐड करना है, जैसे ये 3 आपके नंबर्स है, इसको, इन तीनों को इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें आप बस कर्सर को क्लिक कर लेंगे, ये एक्टिव सेल हो जाएगा। एक्टिव सेल के बाद आप देखेंगे होम मेन्यू के अंदर आपको एडिटिंग ग्रुप, ये सारे जो छोटे छोटे आपको सेशन दिख रहे हैं उसको ग्रुप बोला जाता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो एक एक आप मेन्यू में है उसको टैब बोला जाता है, और जो नीचे आपको एक एक जो ये दिख रहे हैं यहाँ नीचे, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, इसको ग्रुप बोला जाता है। सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, नंबर ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, तो एडिटिंग ग्रुप में देखेंगे ये आपका उल्टा आपका ई टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो फॉर्मूला हम टाइप कर रहे थे, इक्वल सम ब्रैकेट, फिर उसके बाद सेल, फर्स्ट सेल, फिर उसके बाद लास्ट सेल, तो सेल रेंज आपका सेलेक्ट हो जा रहा था, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर रहे थे तो इंटर हो रहा था। ये कुछ नहीं करना है। जैसे ही मैंने इस सिंबल पर क्लिक किया, ये आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनकर आ गया। अब आपको बस करना है इंटर, समझिए। अब उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऐड कर कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ तो मैंने ड्रैग किया तो आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि आपने एक बार यहाँ पर किया ऑटो सम, इसको ऑटो सम बोलते हैं, ऑटो सम आपने किया, यहाँ ऐड हो गया। फिर इस सेल में भी आपने क्लिक किया, ऑटो सम किया, यह भी ऐड हो गया, इंटर करेंगे ऐड हो जाएगा। फिर इस सेल में आपने क्लिक किया और ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये वाला सेल रेंज आपका नहीं सेलेक्ट हुआ है। ये देखिए ये ऊपर वाले दोनों सेल रेंज आपको सेलेक्ट हो रहे हैं। देख रहे हैं बात को, ध्यान से देखिए। ये ऊपर वाले सेल को हमको नहीं ऐड करना, हम तो इस तरह रो टाइप का हम ऐड कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या ले ले रहा है, ऊपर वाले को ले ले रहा है ऑटो सम में। तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर इस सेल में क्लिक करते हुए बस हम लेफ्ट क्लिक दबाते हुए सेल ऑफ रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर दबाएंगे, फिर लेफ्ट क्लिक दबाते हुए सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबाएंगे। तो 2 के बाद अगर आप अलग अलग करके ऑटो सम करते हैं और अलग अलग बार बार आप ऑटो सम कर रहे हैं, तो 2 के बाद जो होगा, 2 के बाद क्या होगा, ये आपका रो टाइप का लेकर कॉलम का ऐड करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑटो सम से हम दोनों साइड से ऐड करते हैं, हम रो टाइप से भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम टाइप का भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमको कॉलम का ऐड, इन तीनों को ऐड करना होगा तो हम क्या करते हैं, इक्वल दबाएंगे, सॉरी इसमें क्लिक करेंगे, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, तो ये ऊपर वाला ले लेता है। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है कि इसको लग रहा है कि हमको ये ऐड नहीं करना है बल्कि ऊपर वालों को ऐड करना है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये इन तीनों का ना लेकर ऊपर वाले का सेल एड्रेस को ले ले रहा था। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बस बैक स्पेस दबाएंगे
तो जो हमारा ऊपर वाला का सेल एड्रेस है वो डिलीट हो जाता है। हम यहाँ से क्लिक करते हुए स्क्रॉल कर इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो वो ऐड हो जाता है। इस प्रकार से ऑटो सम से हम रो और कॉलम दोनों टाइप से हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग बता देता हूँ कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो होम के अंदर जो ये आप देख रहे हैं फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक है, इसको बोला जाता है, ये फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप अलाइनमेंट ग्रुप से आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा लिख रहे हैं उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ उस सेल का कलर कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं उसको कलर कर सकते हैं। बड़ा छोटा करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से उसके लिखने के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे 45 है, 45 को बोल्ड करेंगे तो थोड़ा डार्क टाइप का, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बोल्ड करूँगा तो देखिए डार्क हो जाएगा, इटालिक पे क्लिक करूँगा तो हल्का टेढ़ा हो जाएगा, जो अंडरलाइन करूँगा तो जो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको टॉगल की भी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर आता है, बॉर्डर में बहुत सारे आपके डिजाइन होते हैं। जो देखिए बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं देना चाहते, ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं, आउटसाइड देना चाहते हैं। तो जो आपकी ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब इस सेल को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से सेल को कलर भी कर सकते हैं। जो लिखा हुआ वो ब्लैक है, आप चाहते हैं ब्लैक ना उसको और थोड़ा डिजाइन करें तो वो अभी आप कर सकते हैं। देखिए आपका कुछ और कलर दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं तो रेड कर लेता हूँ तो देखिए रेड हो गया। बड़ा छोटा करना होगा तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है फॉन्ट है, आपका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट में क्या होता है कि अलाइनमेंट में मैंने बताया कि जो आपकी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड होती है। आप राइट साइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बीच में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे आपको देखिए ये बीच में है, अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर दिखे नीचे दिखे तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं आप यहाँ से। अब देखिए ये चीज़ क्या है, ये अलाइनमेंट में ये क्या है। अब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दो सेल को ऐड कराना होता है। ठीक है, ये सेल और ये सेल को हम क्या करना चाहते हैं, एक सेल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको मर्ज करना होता है। तो हम दोनों सेल को, जितना भी सेल को हमको मर्ज करना होगा, हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज और सेंटर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए ये दोनों सेल क्या है आपका एक हो चुका है। ठीक है, देखिए नीचे वाला दो अलग अलग सेल है लेकिन ये दोनों सेल को हम लोग ऐड कर चुके हैं। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे तो ये चीज़ क्या है वो उस सेल के बाहर चली जा रही है। देखिए यहाँ तक मेरा सेल यहाँ से यहाँ तक ही बना था, लेकिन ये यहाँ भी आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका रैप टेक्स्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो जो पार्टिकुलर चीज़ें हैं वो सीधी ना जाकर नीचे लिखने लगेगी। ठीक है, देख लीजिए सीधी नहीं जा रही है, नीचे लिख रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम उस सेल को बड़ा कर सकते हैं, देख रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। तो इन दोनों आप टैब दोनों ग्रुप से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पर, जो सेकंड दिया गया है फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग तो मैंने बता दिया फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रुप है होम टैब के अंदर ही, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, अब जैसे कि मुझे बोला गया कि मान लीजिए कि मैंने 10 क्लास का रिजल्ट बनाया और रिजल्ट मैंने एक्सेल में इंपुट कराकर, मतलब एक्सेल में बना दिया डेटा को।
अब मुझे बताए बोला गया है कि बताइए कि कोई लड़का है, उसका कितने सब्जेक्टों में सिमिलर नंबर आए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 100 में 45 आया, तो 45 कितने में सिमिलर नंबर आया है, या फिर आपको बताना होगा किस में हाईएस्ट आया है, ठीक है, या फिर पूछना होगा किस में लोएस्ट आया है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पता भी लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होगी, जैसे मैं आप कुछ पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। राजू, श्याम, राम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, उसके बाद SST। अब इसमें मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिया। यहाँ मैंने कर दिया टोटल। टोटल करने के लिए मैं ऑटो सम का यूज कर लेता हूँ, और फिर मैं ड्रैग करके सबको ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा एक डेटा मान लीजिए हो गया। अब मुझे बोला गया कि बताइए कि ये राजू, श्याम और राम का मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स किस में आया है, या फिर बताइए कि सिमिलर नंबर कितनों का आया है, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग से भी हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में हम क्या कर रहे थे, या तो फ़ॉन्ट बड़ा छोटा कर रहे थे, कलर कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि ये कलर के हिसाब से या फिर फ़ॉन्ट के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये आपके चीज़ें होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एक बार मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा कर बताऊँ, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ ऑप्शन आपको आएगा, ड्रैग करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर रूल या मैनेज रूल, ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो हम देखते हैं हाईलाइट सेल रूल क्या है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेस्ट देन, कंटेंट, ए डेटा स्क्रीन, डुप्लीकेट या फिर मोर रूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि अगर किसी का 50 से अधिक मार्क्स आया है वो, तो वो क्या हो जाए, कलर का हो जाए, ठीक है। जो 50 का, किसी का भी 50 का मार्क्स आए, तो हम क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा कलर का हो जाए, बाकी सब नॉर्मल रहे, ठीक है। तो इससे हमको पता लग पाएगा, जो कलर का रहेगा उसको मैं एक ही बार में देख कर पता कर पाऊंगा कि हाँ ये जो 50 वाले हैं वो 50 से अधिक के हैं, और जो कलर नहीं है वो 50 से नीचे के हैं। तो हम 50 दबा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप कलर भी चूज, डिजाइन में चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेस्ट, यानी कि इसमें आपको क्या आएगा, रेड कलर का दिखाई देगा। येलो फिल आएगा, ग्रीन आएगा, लाइट रेड फिल आएगा, रेड टेस्ट आएगा, रेड बॉर्डर आएगा। कस्टम फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट करेंगे तो आप फॉन्ट देखिए, आप रेगुलर, टेस्ट, बोल्ड ये भी आप चूज कर सकते हैं, इसके अनुसार भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जब फॉन्ट आपका आएगा, फॉन्ट आप उसके भी कर सकते हैं, बॉर्डर के हिसाब से भी कर सकते हैं। कोई कलर भी आप चूज करना चाहते हैं, उसके अनुसार, नंबर के अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कस्टम में होगा। तो फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए ध्यान से, जो भी आपके 50 से ज़्यादा के मार्क्स है वो क्या हो चुके हैं, कलर हो चुके हैं, ठीक है। तो एक मिनट, मैंने सबको सेलेक्ट किया था, मैं पहले एक बार हटा देता हूँ, मुझे टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है।
मैं फिर जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, लेस देन, और फिर डाल देता हूँ 50। देखिए जो भी लेस देन 50 है वो आपके कलर नहीं है, ठीक है, और जो ज़्यादा के है उसको क्या हुआ है, कलर हो गया। अब सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे इसी में, तो ग्रेटर देन ये था सॉरी ग्रेटर देन ये था, 50 से ज़्यादा का कलर हुआ था, बाकी को कलर नहीं किया गया था। अब लेस देन, अब हम चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा कम वाला कलर हो और 50 से ज़्यादा वाला कलर ना हो, तो हम क्या करेंगे 50 और कर देंगे यहाँ से ग्रीन। ओके, और सॉरी मैंने डेटा को सिलेक्ट ही नहीं किया, मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जाता हूँ कंडीशनर, हाईलाइट सेल, लेस देन, यहाँ दबाऊँगा मैं 50 और करूँगा ग्रीन। अब देखिए, तो जो ज़्यादा था वो मैंने एक बार पहले भी कंडीशनर लगा दिया था, मैंने कंडीशन लगाया था कि जो ज़्यादा है 50 से वो रेड रहेगा। अब मैंने लगाया कि जो 50 से कम है वो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो देखिए ये हो गया। तो उसी प्रकार से और भी सारे ऑप्शन हैं, आप इक्वल आप भी लगा सकते हैं। मैंने इक्वल को लगाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ मैं चाहता हूँ कि देखूँ कि 78 कितने बच चुका है, और उसको कलर में दूसरा, क्योंकि दो कलर कर मैंने कर दिया, अब तीसरा कलर हमको चूज करना होगा। अब मैं येलो चूज कर लेता हूँ। 78 जितने भी बच्चे रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, जैसे श्याम, राजू, श्याम या राम का, तीनों के किस किस सब्जेक्ट में 78 आया है ये मैं पता करना चाहता हूँ। तो 78 इक्वल 78 जितने भी मार्क्स रहेंगे वो येलो पे हो जाएंगे। सॉरी मैंने सेल को सेलेक्ट नहीं किया था, मैं सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, इक्वल, मैं डालता हूँ 78, या करता हूँ येलो, फिर ओके। देखिए 78 के इक्वल एक ही मार्क्स आया है, वो भी राम का इंग्लिश में। इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और भी आपका ऑप्शन है टॉप बटन, टॉप 10% है, टॉप बटन परसेंट है, और वो एवरेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। डेटा बार भी आता है, आप इस प्रकार का, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये देखिए आपका डेटा टाइप का दिखाई देगा। देखिए ये नीचे आपकी लाइनिंग दिखाई दे रही है, वैसा बनेगा। कलर स्केल आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए, ठीक है। आइकॉन भी देख सकते हैं, ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, सॉरी साइन का है, ये आपका एरो है। इस प्रकार का आप ये सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, कलर करते हैं, वो भी कंडीशन के अनुसार, कंडीशन लगाकर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। इससे देखिए कितनी आसानी से आपको पता चल रहा है कि देखिए 50 से जिसका ज़्यादा आया है, 50 से कम आया है, 78 इक्वल आया है। इस प्रकार से हम डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने पहले भी दिखाया, नंबर से भी आप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल से भी कर सकते हैं, फिल कलर से भी कर सकते हैं, बॉर्डर से भी कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, ये सारे ऑप्शन मैं आपको ओपन करके दिखाया। नेक्स्ट है हाइड एंड अनहाइड फ्रीज रो एंड कॉलम। अब मैं कभी कभी आपको क्या करना होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो सब हेडिंग जो आप देते हैं, हेडिंग मैंने यहाँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस टोटल दिया है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, आपका स्क्रॉल करने पर ये सारी चीज़ें ऊपर चली जा रही है। जब आप बड़ी डेटा बनाते हैं, यानी कि दूसरे पेज पर जाएंगे, तो आप चाहते हैं कि आपका जो ऊपर की हेडिंग है वो दिखाई दे, ताकि आपको पता चले कि हाँ इंग्लिश का ये मार्क्स हम डाल रहे हैं, हिंदी का मार्क्स डाल रहे हैं, या फिर किसी और का मार्क्स डाल रहे हैं। तो स्क्रॉल करने पर तो वो सारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो को हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिखाई देगी, और बाकी डेटा नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे क्लिक करेंगे, होम में ही आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, ठीक है। अब फॉर्मेट के अंदर आपको आता है ऑप्शन
सॉरी ये हाइट अनहाइट का है। मैं फ्रिज पेन का आपको बताता हूँ, एक मिनट। फ्रिज पेन आपका आएगा व्यू टैब में, विंडो ग्रुप में, ठीक है। व्यू ये रहा, ये विंडो टैब में आपका आएगा, ठीक है। व्यू मेन्यू व्यू टैब ये रहा आपका, और ये रहा आपका विंडो ग्रुप। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपका फ्रिज पेन का ऑप्शन आएगा। अब देखिए फ्रिज कह रहा है कि आप कैसा फ्रिज करना चाहते हैं। कीप रो एंड कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल। बाकी चीज़ें स्क्रॉल होगी, लेकिन ये ऊपर वाली चीज़ें जो है रो और कॉलम की, ये आपका सीधे रो होता है, ये कॉलम होता है, तो ये चीज़ें आपको चाहते हैं कि नहीं करना। आप चाहते हैं कीप द टॉप द रो विजुअल वाइल स्क्रॉलिंग द थ्रो द रेस्ट ऑफ द। आप बस चाहते हैं कि ऊपर, सबसे ऊपर हमारा क्या है, सब टॉप ऑफ द रो आप चाहते हैं कि वो आपका स्टैटिक रहे, स्टैंड रहे, ठीक है, वो आपका फ्रिज रहे, और बाकी जो हो स्क्रॉल हो। फ्रिज फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट कॉलम का बस आप, जैसे आप यहाँ पर नेम लिख रहे हैं, नेम लिख दिए हैं, और इस प्रकार से डेटा करेंगे, इस प्रकार करेंगे तो वो भी आपको क्या होता है, छुप जाता है, स्क्रॉल हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप 3 तरीके से फ्रिज कर सकते हैं, या तो टॉप, या फिर फर्स्ट कॉलम को, या फिर फर्स्ट रो को, या फिर रो और कॉलम दोनों को भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है अभी, हमको करना है टॉप, टॉप वाले को करना है, हम करेंगे टॉप। कर दिया। अब मैं देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ नंबर्स को, आप नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए नंबर 1 आपका फ्रीज हो चुका है, बाकी स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं। इस प्रकार से हम फ्रिज रो और कॉलम करते हैं। अब कॉलम भी कर देख लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा तो ये फ्रिज हो गया, अब मैं चाहता हूँ इसका रो और कॉलम दोनों फ्रिज हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रिज पेन में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम को फ्रिज कर देंगे। अब देखिए जब मैं इधर जाऊंगा, देखिए मैं कर्सर को इधर ले जाता हूँ, तो देखिए ये आपका स्क्रॉल नहीं हो रहा है, कॉलम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये कॉलम का मैंने सेलेक्ट किया था, और रो का भी अलग किया था। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों हो, एक बार मैंने आपको रो का दिखाया, एक बार मैंने कॉलम का दिखाया, ठीक है। टॉप ऑफ द रो और फर्स्ट कॉलम। अब चाहते हैं कि अब ये दोनों ना हो, तो हम करेंगे फ्रिज पेन ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, फिर करूँगा फ्रिज पेन। देखिए अब मैं जैसे करूँगा, मेरा फ्रिज पेन लग गया। फ्रिज पेन आप देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये आपके इधर लाइनिंग आ गई, इधर लाइनिंग आ गई है, ठीक है। देख पा रहे हैं। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो नीचे वाला, ऊपर वाला आपका स्टैटिक रहेगा। अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, तो इधर कॉलम आपका स्टैटिक है। तो एक साथ आप दोनों को भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन से हम फ्रिज पेन का यूज करते हैं। अब बात आ गई कि बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है ये कॉलम, हम चाहते हैं कि राजू का जो डेटा आया है, अब हो सकता है कि आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हो, ठीक है, जो आपके डेटा को ओपन करके देखना चाहते हो, और कोई सीक्रेट आप फाइल बनाना चाह रहे हो, तो आप पासवर्ड भी प्रोटेक्टेड कर सकते हो। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगाएंगे तो हो सकता है कि क्या कोई कहता है कि हाँ आप उसको ओपन करिए। आप चाहते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्ट भी ना हो और चीज़ें आपकी हाइड भी हो जाए, वो भी आपके ऑप्शन है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे इस सेल को हाइड करना है, छुपाना है, मुझे ना किसी को और पता ना लगे कि ये राजू का मार्क्स कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे होम में, यहाँ पर आपका है फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हाइड विजिबिलिटी में, हाइड और अनहाइड का। लेकिन और भी आप करेंगे तो सब मेन्यू आपका ओपन होगा। सब मेन्यू में हाइड रो,
हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड और अनहाइड कॉलम। तो हाइड हमारा अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो अनहाइड नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, इस कॉलम को हाइड करना है। ये रो ही है, सॉरी, इस आपके रो को हाइड करना है। तो रो हाइड आपका ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारा गायब हो गया, हाइड हो गया, नहीं दिख रहा है। 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको लाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस यानी कि जो हमारा 2 था, तो 2 के पहले वाले एक सेल को और उसके ठीक नीचे वाले एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कहीं पर भी, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, किसी भी सेल में, बस उसके एक ऊपर वाले सेल को, उसके नीचे वाले सेल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जाएंगे फॉर्मेट में, फिर जाएंगे विजिबिलिटी के अंदर हाइड अनहाइड में। अब करेंगे अनहाइड रो, तो वो हमारा रो आ जाएगा। अब इसी तरह हमको कॉलम को हाइड करना होगा तो कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, अनहाइड में जाएंगे, सॉरी, हाइड अनहाइड विजिबिलिटी के अंदर जाएंगे और करेंगे हाइड कॉलम, तो हमारा कॉलम हाइड हो जाएगा। फिर इसको हमको लाना होगा तो कोई भी दो उसके पहले का एक सेल और उसके बाद का एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, विजिबिलिटी के अंदर हाइड अनहाइड में जाएंगे और अनहाइड कॉलम करेंगे, तो वो आ जाएगा। इस प्रकार से हम कॉलम का हाइड और अनहाइड कर देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डेटा बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट है हमारा सेट पेज ब्रेक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।